द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसेल उनके कॉलेज के दिनों में एक शानदार लॉस एंजलिस के होटल में काम करते थे। वहीं पर एक गेस्ट आते थे जो कि एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव थे। वो एक जीनियस थे। उन्होंने अपनी 20 साल की उम्र में ही वाईफाई राउटर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिजाइन और पेटेंट करवा लिया था। उन्होंने कई सारी कंपनी स्टार्ट करी और कई सारी कंपनीज बेच भी दी। वो बहुत ही सक्सेसफुल थे और बहुत ज्यादा अमीर भी थे। वो अपने साथ कई हजारों डॉलर्स के बिल्स रखते थे और लोगों को दिखाते फिरते थे। अपनी दौलत के बारे में खुले आम और जोर जोर से बोलते थे। एक दिन ऑथर के दोस्त के हाथ में उस आदमी ने कुछ हजार डॉलर्स दिए और उसे कहा, जाओ मेरे लिए नीचे की ज्वेलरी शॉप से सोने के सिक्के ले आओ। और एक घंटे बाद सोने के सिक्के हाथ में लेके वो अपने दोस्तों के साथ समुद्र के पास आया और अपने सोने के सिक्कों को पानी में ऐसे फेंक रहा था मानो जैसे पत्थर फेंक रहा हो। ये सब वो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए कर रहा था। और कुछ दिनों के बाद उससे एक होटल का लैंप टूट गया और होटल के मैनेजर ने उससे कहा, ये जो लैंप आपने तोड़ा है वो $500 का है। इस पर उस एग्जीक्यूटिव ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें $500 चाहिए? और उस एग्जीक्यूटिव ने अपनी पॉकेट में से $5000 निकाले और उस होटल मैनेजर के हाथ में थमा दिए और कहा, ये लो और दफा हो जाओ मेरे सामने से और दोबारा मेरी ऐसी इंसल्ट मत करना। और आप सोच रहे होंगे कि इस टेक्नोलॉजी के जीनियस का ऐसा घमंड कब तक चला होगा। इसका जवाब है ज्यादा दिन तक नहीं, बस कुछ ही सालों में वो टेक्नोलॉजी का जीनियस जो कि कभी बहुत सक्सेसफुल था वो पूरा कंगाल हो गया। और वही दूसरी तरफ रोनाल्ड जेम्स रेड नाम का ये इंसान एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था और उसकी फैमिली का वो इकलौता ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसने 25 सालों तक गैस स्टेशन पर कार्स रिपेयर की, एक जगह पर 17 सालों तक झाड़ू लगाया। उसने 2 बेडरूम का एक घर $12,000 में 38 की एज में लिया और आखिरी तक वो उसी घर में रहा। लेकिन जब उसी इंसान की डेथ हो गई तब उस इंसान की पूरी संपत्ति $8 मिलियन यानी कि करीब 60 करोड़ रुपयों के बराबर उस इंसान की संपत्ति हो गई थी। उसने $2 मिलियन बच्चों के लिए छोड़े और बाकी $6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी के लिए उसने दान दिए। सभी लोग हैरान हो गए थे कि आखिर इस व्यक्ति के पास $8 मिलियन आए कहां से, आखिर इसका सीक्रेट क्या है। दरअसल इसका कोई सीक्रेट ही नहीं है और ना ही उस इंसान की कोई लॉटरी लगी थी और ना ही उसने कोई गलत काम किया था। बस उस व्यक्ति ने अपनी जो भी इनकम थी उसे बचाकर ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और सालों तक इंतजार किया और कंपाउंडिंग को अपनी मैजिक दिखाने का मौका दिया और इसी के साथ वो मल्टी मिलियनर बन गया। इसी के बाद एक और व्यक्ति चर्चा में आया था। इस व्यक्ति का नाम रिचर्ड फिस्कन था। रिचर्ड वो सब था जो इसके पहले के एग्जाम्पल का रोनाल्ड रेड नहीं था। रिचर्ड एक हार्वर्ड एजुकेटेड मेरिल लिंच एग्जीक्यूटिव था विद एन MBA। वो फाइनेंस के करियर में बहुत ही सक्सेसफुल था और 40 की उम्र में ही रिटायर हो गया था। रिचर्ड एक बुद्धिमान इंसान था, यहाँ तक कि क्रेन्स की बिजनेस मैगजीन ने उसे 40 अंडर 40 की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस पीपल की लिस्ट में शामिल कर लिया था। लेकिन जैसे कि सोने के सिक्के को पानी में फेंकने वाले टेक एग्जीक्यूटिव का सब कुछ लूट गया, वैसे ही रिचर्ड का हाल हुआ। रिचर्ड ने 2000s की शुरुआत में बहुत सारा लोन लिया और 18,000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान घर ले लिया जिसमें कि 11 बाथरूम्स, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल, 7 गैरेजेस थे और इन सभी को मेंटेन करने के लिए $90,000 से ज्यादा का खर्चा उसने शुरू किया। और जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ तब सभी लोगों को काफी सारा नुकसान हुआ और रिचर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो गया और बैंकरप्ट हो गया। फिलहाल उसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। रोनाल्ड रेड जो कि $8 मिलियन कमा चुका था, उसके पास एक खास क्वालिटी थी और वो है पेशेंस। और रिचर्ड फिस्कन जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी लालच होने के कारण वो बर्बाद हो गया। इस कहानी से ये पता चलता है कि ये दोनों इंसान कितने अलग अलग तरीके से सोचते हैं। और इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है जो कि हम इस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर से सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, लक एंड रिस्क। जो कुछ भी दिखता है वो इतना भी अच्छा या फिर बुरा नहीं होता। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल गेट्स दुनिया के इकलौते से स्कूल में गए थे जहां पर कंप्यूटर था। सिएटल के बाहर के लेक साइड स्कूल को कंप्यूटर कैसे मिला, ये एक रिमार्केबल स्टोरी है।
बिल डगल एक वर्ल्ड वॉर 2 के नेवी पायलट थे। बाद में वो मैथ्स और साइंस के स्कूल टीचर बने। इनका मानना था कि सिर्फ किताबी पढ़ाई किसी काम की नहीं, अगर उन्हें रियल वर्ल्ड से एक्सपीरियंस ना करे तो। और इन्हें ऐसा लगा कि कंप्यूटर्स के बारे में जानना भी जरूरी है। और 1968 में डगल ने लेक साइड स्कूल मदर्स क्लब के एनुअल सेल्स के $3000 से टाइम शेयरिंग करके एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर लिया। उस समय इतना एडवांस कंप्यूटर किसी भी स्कूल के पास नहीं था, जो कि बिल गेट्स के पास था। बिल गेट्स 13 साल की उम्र में 1968 में अपने क्लासमेट पॉल एलन से मिले। बिल और पॉल वीकेंड्स पर देर रात तक कंप्यूटर पर काम करते थे और वो जल्दी कंप्यूटर एक्सपर्ट बने। अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं। 1968 में रफली 303 मिलियन स्टूडेंट्स हाई स्कूल में पढ़ते थे और उनमें से करीब 18 मिलियन स्टूडेंट्स यूएस में रहते थे और उनमें से 2,70,000 स्टूडेंट्स वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे। उनमें से भी 1 लाख स्टूडेंट्स सिएटल एरिया में रहते थे और 1 लाख में से सिर्फ 300 स्टूडेंट्स लेक साइड स्कूल में थे। ये स्टार्ट हुआ 303 मिलियन पे और एंड हुआ सिर्फ 300 पे, यानी कि 1 मिलियन में से एक हाई स्कूल का स्टूडेंट उस स्कूल में था जिस स्कूल के पास पैसे थे और कंप्यूटर खरीदने की दृढ़ दृष्टि भी थी, और बिल गेट्स उनमें से एक थे। इसका मतलब 303 मिलियन में से सिर्फ 300 स्टूडेंट्स के पास मौका था कंप्यूटर्स में कुछ कर दिखाने का। बिल गेट्स खुद कहता है कि अगर लेक साइड स्कूल ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ बिल गेट्स के ऐसे दोस्त के बारे में जिसे भी लक का पावरफुल डोज मिला था। बिल गेट्स और पॉल एलन को तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस गैंग का एक और मेंबर भी था, बिल गेट्स के दोस्त केंट एवांस। बिल और केंट एवांस ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बने थे जब वो 8th क्लास में थे। केंट एवांस भी बिल गेट्स और पॉल एलन की तरह ही कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट थे और केंट एवांस भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बनने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो ये सब नहीं कर पाए। दरअसल केंट एवांस एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मारे गए थे, वो भी तब जब उनकी हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं हुई थी। आपको बता दें कि यूएस में 36 लोग मारे जाते हैं माउंटेनियरिंग के समय, और उसमें भी हाई स्कूल के बच्चों के मारे जाने की संभावना 1 मिलियन में एक होती है। बिल गेट्स ने एक्सपीरियंस किया 1 in मिलियन लक लेक साइड स्कूल में जाके, और केंट एवांस ने एक्सपीरियंस किया 1 in मिलियन रिस्क। लक और रिस्क दोनों ही रियलिटी है। लाइफ में हर एक परिणाम खुद के एफर्ट्स के अलावा दूसरे फोर्स से गाइड होता है। आप एक खेल में ऐसे एक व्यक्ति है जिसमें 7 अरब दूसरे लोग शामिल है। अगर आप लक और रिस्क को एक ही प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अपने और दूसरों की फाइनेंशियल सक्सेस इतनी भी बुरी या फिर अच्छी नहीं है। अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में बिलियन इन्वेस्टर्स हैं, और क्या आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि उनमें से 10 इन्वेस्टर बिलियनर बन जाएंगे लक के कारण? आप कहेंगे जरूर, लेकिन क्या आप उन इन्वेस्टर्स के सामने ये कहोगे कि आप लक की वजह से बिलियनर बने हो? शायद नहीं। जब दूसरों को जज करते समय सक्सेस का क्रेडिट लक को दिया जाता है तब हम जेलस महसूस करते हैं, लेकिन वही जब हम अपने आप से अगर कहे कि ये सक्सेस हमें सिर्फ और सिर्फ लक की वजह से मिली है तो शायद हमें ही बुरा फील होगा। इसीलिए जो जितना अच्छा या फिर बुरा भी दिखता है वो इतना होता नहीं है। चैप्टर नंबर 2, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनने के लिए लाखों तरीके हैं और इस पर कई सारी किताबें भी लिखी गई है, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है फिजूल खर्च कम करना और जो वेल्थ कमाई है वो खत्म हो जाने का डर रहना। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। जैसे लिवरमोर बहुत ही बड़े स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे। इनका जन्म 1877 में हुआ था। वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर थे और 30 साल की उम्र तक ही वो $100 मिलियन की संपत्ति के मालिक बने थे। 1929 तक वो एक जाने माने ट्रेडर थे, लेकिन उसी साल स्टॉक मार्केट क्रैश ने महामंदी की शुरुआत की। अक्टूबर 1929 के हफ्ते में स्टॉक मार्केट की वैल्यू 1/3 खत्म हो गई थी। लिवरमोर की वाइफ उस दिन बहुत घबराई हुई थी। जब लिवरमोर घर आए, उनके घर के सभी सदस्य घबराए हुए थे, लेकिन बाद में लिवरमोर ने उनकी फैमिली को बताया कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को शॉर्ट कर दिया था, यानी कि शॉर्ट सेलिंग की थी। उसकी वाइफ ने उनसे पूछा कि क्या हम इस महामंदी में बर्बाद नहीं हुए? फिर लिवरमोर ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरा अब तक का सबसे अच्छा ट्रेडिंग डे था और अब हम बहुत ही अमीर बन गए हैं।
दूसरी तरफ अब्राहम जर्मन्स्की, जो कि एक मल्टी मिलियनर रियल एस्टेट डेवलपर थे, उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई थी 1920 की बुल मार्केट में। वो 1929 की मंदी को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अक्टूबर 1920 के मार्केट क्रैश में जैसे लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, वहीं दूसरी ओर अब्राहम जर्मन्स्की पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। लेकिन कुछ ही सालों में ये कहानी बदल गई। जैसे लिवरमोर बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंट हो गए थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े बेट्स लिए और उन पर कर्जा बढ़ता रहा और बाद में जिस स्टॉक मार्केट से उन्होंने सब कुछ कमाया था, उसी स्टॉक मार्केट में उन्होंने सब कुछ गवा दिया। वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। इस स्टोरी के अब्राहम जर्मन्स्की और जैसे लिवरमोर दोनों ही बहुत अमीर बनने में माहिर थे, लेकिन वो दोनों ही अमीर बने रहने में बहुत बुरे थे। वो पैसा बनाना जानते थे, लेकिन पैसे को संभालना बिल्कुल नहीं जानते थे। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और अपने आप को उस काम में समा लेना चाहिए। लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसका अपोजिट होना होता है और ऐसा डर रहना जरूरी है कि जो कुछ भी हमने कमाया है वो हमारे हाथ से जा भी सकता है। हमारी पैसों के बारे में मेंटालिटी सर्वाइवल रहने की होनी चाहिए, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 3, फ्रीडम। वेल्थी बनने का मतलब ये है कि जब भी हम सुबह उठे तो हम ये कह सके कि आज मैं वो सब कर सकता हूँ जो मुझे करना है। पैसों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम आजादी से जी सके। जब थोड़े पैसे होते हैं तब हम कुछ दिनों की आजादी जी सकते हैं। जब थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं तब हम एक बेटर जॉब के लिए वेट कर सकते हैं। जब आपके पास 6 महीने के इमरजेंसी फंड्स हो तब आप अपने बॉस से डरते नहीं है कि वो आपको जॉब से न निकाल दे, क्योंकि आपको पता होता है कि आप 6 महीनों में कोई ना कोई जॉब तो ढूंढ ही लेंगे। इससे भी ज्यादा पैसे होने का मतलब आप कम इनकम वाली जॉब करेंगे, लेकिन वो जॉब फ्लेक्सिबल होगी, ज्यादा काम नहीं होगा और आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। कुछ लोग काफी पैसे कमा लेते हैं लेकिन उस पैसों से आजादी की जिंदगी नहीं जी पाते। जैसे कुछ लोग सुबह से लेकर रात तक और दूसरे दिन सेम रूटीन फॉलो करते हैं। वेल्थी होने का मतलब फ्रीडम पाना होता है, अपने टाइम को कंट्रोल कर पाना होता है। चैप्टर नंबर 4, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। लोगों को दिखाने के लिए पैसों को खर्च करना ये सबसे तेज तरीका है सबसे कम पैसे होने का। वेल्थ वो होती है जो हम देख नहीं सकते। हमें महंगी कार्स, महंगे घर ये सब तो दिखाई देता है और हम इन्हीं चीजों को अमीरी समझते हैं। अगर हमारे सामने से कोई महंगी कार जाए तो हम सोचते हैं कि वाह क्या कार है, लेकिन उस कार खरीदने वालों के पास जो पैसे थे वो भी कम हुए हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। वही दूसरी तरफ हमें एसेट्स दिखती नहीं है, जैसे कि किसी की रिटायरमेंट की प्लान्स या फिर इन्वेस्टमेंट। लोगों को लगता है कि अमेरिका मतलब कुछ ना कुछ दिखाना, जैसे कार, महंगे घर, महंगे कपड़े, लेकिन रियलिटी में वेल्थ वो होती है जो हमें फ्रीडम दे सके। मानो अगर आपके जान पहचान के किसी ने एक 2 करोड़ की कार ली है तो वो अमीर लगेगा, लेकिन वही उसके 2 करोड़ रुपए कम भी हो चुके हैं। और मान लो कि आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो वो आपको अमीर नहीं दिखाएगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट दे सकती है और आपको वेल्थी बना सकती है। इसीलिए अमीर दिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेल्थी बनना, जो कि दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। चैप्टर नंबर 5, सेव मनी। सेविंग के मामले में 3 टाइप के लोग होते हैं। नंबर 1 जो सेव करते हैं, नंबर 2 जो सोचते हैं कि वो सेव नहीं कर सकते, नंबर 3 जिन्हें लगता है कि उन्हें सेविंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। मार्केट क्रैश होगा या फिर मार्केट ऑल टाइम हाई होगा ये हम नहीं बता सकते। इसीलिए सेविंग करना बहुत जरूरी हो जाता है और सेविंग के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई इनकम की जरूरत नहीं होती। हम कम इनकम पर भी सेविंग कर सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। मान लो कि आपकी और मेरी सेम नेटवर्थ है, लेकिन आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे इन्वेस्टर हैं। मैं अगर हर साल 8% रिटर्न कमाता हूँ तो आप वही हर साल 12% रिटर्न कमाते हैं। लेकिन मान लो कि मुझे मेरे आधे पैसों से ही खुशी मिल जाती है, मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ और कम रिटर्न्स मिलने के बाद भी मुझे अच्छा बेनिफिट हो रहा है। वही दूसरी ओर आप 12% रिटर्न कमा रहे हो, लेकिन आपको फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं और आप कम सेव कर रहे हो। मैं अपने आधे पैसे सेव कर रहा हूँ। जितने ज्यादा आप सेव करोगे उतने ज्यादा आपके पास पैसे होंगे इन्वेस्टिंग के लिए, इसीलिए सेविंग जरूर करें।
चैप्टर नंबर 6, नेवर इनफ। रजत गुप्ता कोलकाता में पैदा हुए थे और उन्होंने जो अपनी लाइफ में अचीव किया वो काबिले तारीफ था। वो 40 की एज में मैकेंसी के सीईओ बने थे, जो कि एक दुनिया की सबसे बढ़िया कंसल्टिंग फर्म है। वो 2007 में ही रिटायर हो गए थे और उन्होंने बिल गेट्स के साथ समाज सेवा का काम भी किया है। 2008 के एक रिपोर्ट के अनुसार गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन थी। ये इतनी अमाउंट है, अगर हर साल 5% के हिसाब से भी इंटरेस्ट मिले तो हर घंटे 44,000 रुपए मिलेंगे, वो भी 24 घंटे और 365 दिन। गुप्ता अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हें बिलियनर बनना था। वो मिलियनर बनने से खुश नहीं थे। रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। इसी बीच 2008 में गोल्डमैन सैक्स में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और वॉरेन बुफेट ने गोल्डमैन सैक्स को बचाने के लिए $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा। क्योंकि गुप्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे तो उन्हें खबर पब्लिक से पहले ही पता चली। अब दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले थे, तो इसके बाद इसके शेयर प्राइस तो बढ़ने ही वाले थे। इसी का फायदा देख के गुप्ता ने राजरत्नम को कॉल किया और राज ने गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। और जैसे ही वॉरेन बुफेट इन्वेस्ट करेंगे ये बात पब्लिक को पता चली, तब गोल्डमैन सैक्स की शेयर प्राइस बढ़ने लगी और राज ने कुछ ही समय में $1 मिलियन कमा लिए। लेकिन इस बात का पता चलने के बाद गुप्ता और राजरत्नम जेल चले गए इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें हमारे लिए कितनी अमाउंट इनफ है ये पता होनी चाहिए। सब कुछ होते हुए भी और की चाहत हमें कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान दे देती है और हमसे वो सब कुछ छीन लेती है जो हमारे पास होता है। चैप्टर नंबर 7, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बुफेट की नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा हो गई है और इनमें से $81.5 बिलियन बुफेट ने उनके 65वें जन्मदिन के बाद कमाए हैं। वॉरेन बुफेट के ऊपर 2000 से ज्यादा बुक्स लिखी गई है कि कैसे उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई है, लेकिन कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि वॉरेन बुफेट ने उनकी वेल्थ इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि वो एक अच्छे इन्वेस्टर है, बल्कि उन्होंने इस वजह से वेल्थ बनाई है क्योंकि वो बचपन से अच्छे इन्वेस्टर है। बुफेट तब से इन्वेस्टिंग करते हैं जब वो केवल 10 साल के थे और जब वो 30 साल के हुए तब उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन थी। अगर वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहते, अगर वो घूमने फिरने में पैसे खर्च करते, अपने टीनेज में पैसे खर्च करते, तो शायद उनकी नेटवर्थ 30 की एज में $25,000 ही रहती। अगर बुफेट 22% के रेट के हिसाब से रिटर्न्स लेते और 60 की उम्र में ही रिटायर हो जाते तो आज उनकी नेटवर्थ $11.9 मिलियन से रहती, मतलब कि उनकी एक्चुअल वेल्थ से 99% कम। बुफेट की वेल्थ का सीक्रेट है टाइम। 10 साल की उम्र से लेकर आज भी वॉरेन बुफेट इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वॉरेन बुफेट सबसे अमीर इन्वेस्टर होने के बावजूद भी सबसे ग्रेट इन्वेस्टर नहीं है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि जिम साइमंस हेज फंड मैनेजर है और उन्होंने 66% एनुअल रिटर्न्स के हिसाब से अपनी वेल्थ को कंपाउंड किया है। वॉरेन बुफेट हर साल 22% के हिसाब से रिटर्न्स लेते हैं, लेकिन फिर भी जिम साइमंस सबसे अमीर इन्वेस्टर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल जिम साइमंस ने इन्वेस्टिंग शुरू की 50 की उम्र से और इसी वजह से जिम साइमंस के पास सिर्फ आधा ही समय था वॉरेन बुफेट से। कंपाउंडिंग होने के लिए ज्यादा समय होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या होता अगर जिम साइमंस के पास भी वॉरेन बुफेट की तरह कंपाउंडिंग के लिए 70 साल होते? अगर ऐसा होता तो जिम साइमंस इस दुनिया के अब तक के सबसे अमीर व्यक्ति होते और उनकी संपत्ति होती इतनी। डरिए मत, इतने वेल्थी जिम साइमंस होते अगर उन्हें भी इतना टाइम मिला होता। इसीलिए पैसों को कंपाउंड होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। चैप्टर नंबर 8, टेल्स यू विन। किसी भी काम को एक बार करके सफलता मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वही काम बार बार करो तो सफलता मिल जाती है। पैसे कमाने में कई बार असफलता मिल सकती है, लेकिन हार मान लेना ये अच्छी बात नहीं है। हारना जीतने की प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे बचपन में साइकिल चलाते समय हम कई बार गिर जाते थे, लेकिन कोशिश करने के बाद साइकिल चलानी आती ही है। पैसे कमाते समय ज्यादा कोशिश करने से संभावना बढ़ जाती है कि हम पैसे कमा ही लें। चैप्टर नंबर 9, कन्फेशन। नंबर 1, इंडिपेंडेंट डिसीजन। किसी के कहने पर या फिर कोई कह रहा है ये देख के अपने डिसीजंस मत लो, आपके पैसों पर आपका अधिकार है, तो फिर दूसरों के कहने पर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, सीक प्लेजर इन लो कॉस्ट एक्टिविटीज। जो भी लो कॉस्ट एक्टिविटीज है जैसे कि बुक रीडिंग, पॉडकास्ट, एक्सरसाइज या फिर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी इसी का ही हिस्सा है। इससे खुशी लीजिए, इससे आप खुश भी रह पाओगे और वेल्थी भी। नंबर 4, फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट टू इंटरप्ट इट।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनाने के लिए पहला रूल यह है कि आप अपनी वेल्थ को बिना इंटरप्ट करे कंपाउंड होने दें, तभी आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। दोस्तों, ये पॉइंट्स हमने कवर किए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल इस बुक से। आई होप कि आपको इस बुक समरी से अपनी लाइफ में जरूर फायदा होगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप को ग्रो करें।